गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज एंड की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इस बार ज़्यादा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में देखेंगे एंड देन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये थोड़ी सी लेंदी भी है, तो इसे समझना भी ज़रूरी है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके बारे में एक थोड़ी सी बात देखेंगे। एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, ये कहाँ कहाँ से पाइपलाइन जा रही है, तो इसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को विजन है इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्रीलिम्स 2022 के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अगर आप लोगों को डेली करनी है तो ईमेल आईडी में ही आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है यहाँ पे इसकी इफिकेसी को इन्हांस करने के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन कई सालों से देख रहे हैं, डिकेड से देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी चैलेंजिंग इश्यूज भी निकल कर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले आप देखो कि इंडिया के द्वारा जो पहली एफर्ट्स लगाई गई थी कि इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की फ्रेमवर्क लेकर आनी है, और ये लाया गया था 2003 में। और इसी के थ्रू आप देखो कि इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये आपका एक इनिशिएटिव है जिसको कि अनाउंस किया गया। इसी के साथ इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम भी लाई गई थी 2 साल के बाद 2005 में। उसके बाद आप देखो 2007 में अगेन 2 इयर्स के बाद गवर्नमेंट के द्वारा ये जो IDI है, इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको सस्पेंड कर दिया गया। और इसी के साथ आप देखो कि यहाँ पे अनाउंस किया गया कि इंडिया की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसीज को आपका सेटअप किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा से देखने को मिला है ना कि लैक ऑफ फर्म इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन है, और जिसके के थ्रू आप लोग देखो कि इंडिया की जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसको सपोर्ट मिले, ये चीज़ों की कमी हमारे देश में देखने को मिलती है। तो फाइनली यहाँ पे इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आई है। तो इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव भी है, और इसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट भी आपको देखने को मिलेगा है, जिसमें कि ग्रांट एड देने की बात की गई है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल असिस्टेंस है। ग्रांट इन एड कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की मदद करनी है पैसे के रूप में, तो वो पैसे दे देते हैं, यानी कि ग्रांट यहाँ पे मांगते हैं स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ग्रांट का एक मेन एडवांटेज है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रांट एंड लोन। अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको पे करना होता है वापस से। लेकिन ग्रांट में ऐसा नहीं है। ग्रांट में क्या होता है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया तो दे दिया गया। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट है कि मान लीजिए कि दूसरे देश में बहुत भारी भरकम रकम अगर भेजना है तो वो नहीं करते। क्या होता है कि हम लोग जैसे आप देखते हो कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इनको कई $400 तक का हम लोग जो है $400 बिलियन तक का हम लोग लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। कहने का मतलब है कि एक पीस ऑफ पेपर देते हैं कि ठीक है हम लोग इतने पैसे आपको दे रहे, लेकिन करेंसी के फॉर्म में नहीं दे रहे, हम लोग अपने पेपर में लिख के दे रहे, ये आप अपने कंट्री में जाइएगा तो फिर इसको क्या होता है ना कि आप लोग अपना करेंसी के फॉर्म में वहाँ से इशू कर लीजिएगा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और टेक्निकल असिस्टेंस। इट मीन्स कि आज की डेट में जो हम लोग इतने ज़्यादा टेकी हो चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे असिस्टेंस दी जा रही है। न्यू टेक्नोलॉजी की मदद यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और मेनली यहाँ पे आप देखो कि प्रायोरिटीज़ के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, जो पार्टनर कंट्रीज़ है ना उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है ये देखा जाएगा। तो इंडिया का जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रेंज है, ये हमें देखने को मिला है कि हम लोग यहाँ पे कल्चर से लेकर एनर्जी टू इंजीनियरिंग है, हेल्थ टू हाउसिंग है, IT टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स टू साइंस है, डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप लोग देखो कि हमारी जो कल्चर और जो हेरिटेज एसेट्स है, ये हमारी धन है, उसको हम लोग सेव कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि बहुत बड़े तर्ज पे हम लोग अपने देश में ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ला रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे अपने इस तरीके के इस फील्ड में डेवलप करेंगे। करेंटली अगर इंडिया की जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑब्जेक्टिव आप देखोगे ना, तो ब्रॉडली ये साउथ कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क में ही बेस्ड है। उसके अलावा आप देखो कि एलोकेशन जो है वो लेस देन 1% है, यानी कि इंडिया का जो ओवरऑल बजट आपको हर एक साल का देखने को मिलता है, तो उसमें से हम लोग ज़्यादा खर्च भी नहीं कर पा रहे, 1% से भी खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या ही फ़ायदा होगा अगर इसको हम लोग दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में देखें। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आप देखो कि ये अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए $2.8 बिलियन तक का खर्च करते हैं, जो कि उनके GDP का 0.22% है। साउथ कोरिया का आप देख सकते हो 0.1% उनका GDP का होता है। ऑस्ट्रिया का 0.27% होता है। साथ ही इंडिया का अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो क्रेडिट लाइन है वो भी यहाँ पे $2 बिलियन हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी जो एलोकेशन है बजट में वो बहुत कम है।
डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ काम करते हैं। इनका रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंडिया की जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है ना, इसको सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करे, कोऑर्डिनेट करे और मैनेज भी करे। ओके, इसी के साथ अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि क्यों ज़रूरत पड़ा है इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी को, इसकी नीड क्यों है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की एवोल्यूशन हो रही है। फ्यूचर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एजेंसीज के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे लोकेट किया गया है कहाँ, तो न्यू जो पॉलिटिकल डायमेंशंस में, जो कि यहाँ पे 1955 का जो बंगडंग कॉन्फ्रेंस था ना, उसी के बेसिस में ये देखा जा रहा है कि हर एक कंट्री में इस तरीके का एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, जो कि वो डेवलप भी करे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम भी करे। और सेकंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है पोस्ट पैंडेमिक अपॉर्चुनिटी। देखिए पैंडेमिक में क्या हुआ है कि काफ़ी कंट्रीज़ को, इवन स्टिल अभी भी आप देख रहे हो कि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ है, जो कि न्यू वेरिएंट के कारण काफ़ी जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़े, दूसरे कंट्रीज़ को हम लोग कॉर्पोरेट करें। तो इसलिए पोस्ट पैंडेमिक अपॉर्चुनिटी अभी ज़्यादा है कि बेटर तरीके से हम लोग इसका विस्तार कर सकते हैं। साथ ही बायलैटरल रिलेशन इससे बेटर होती है, जैसे आप देखते हो कि लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग बांग्लादेश को देते हैं, साथ ही भूटान कंट्री को देते हैं, नेपाल तो हमारा ही सब पड़ोसी देश है, तो हम लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि एक अच्छा आपका रिलेशन बनता है। तो ये भी बात है कि अगर हम लोग और भी फील्ड में अगर ध्यान दें और इस तरीके का कॉर्पोरेशन करें दूसरी कंट्री से, तो ये आपका क्या होता है कि दो देशों के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और इवोल्यूशन फ्रेमवर्क है, इससे क्या होगा ना, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। जब आपके ऊपर ये दायित्व आ जाएगा कि आपको दूसरे देशों में इस तरीके की जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करनी है, चाहे आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन इतने टाइम में आपको ये प्रोवाइड करनी है, तो आप करने का कोशिश करोगे। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक आपको अकाउंटेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप एजेंसीज़ है, उनके द्वारा कुछ न्यू यहाँ पे एंटिटी प्रपोज किया गया कि बेटर डिलीवरी हो। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज़ को, अगर हम लोग कोई सहायता प्रदान करना चाह रहे हैं, तो एक डिलीवरी भी बेटर होनी चाहिए। न्यू एक्टर्स के साथ हमें इंगेज होनी चाहिए, जैसे कि सिविल सोसाइटी हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, तो ये सबको मिला के काम करने की ज़रूरत है। हैंड होल्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इंडियन सोशल इंटरप्राइजेज में परफॉर्म कर सके, और डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है वो फैसिलिटेट हो इंडिया और अदर कंट्रीज़ में। पार्टनर कंट्रीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देखते हो नेचुरल डिजास्टर है, चाहे आप नेपाल ले लो, पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है, जैसे आज की डेट में जो बहुत बुरी स्थिति है अफ़गानिस्तान जैसे देशों में, मालदीव्स जैसे जगह पे, तो ये सारा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसमें भी हम लोग काफ़ी हद तक यहाँ पे योगदान देंगे। साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे कि केनिया, मडागास्कर, ये सारी जगह है जहाँ पे इन डिफरेंट फील्ड में ज़रूरत है। साथ ही इंडिया की जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट है 2022, तो एक कानून हम लोग लेकर आ रहे, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। तो ये जो कानून आएगा नेक्स्ट ईयर, इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। रीस्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ लर्न करना है हमें अपने खुद के प्रोग्राम से। जैसे आप लोग को पता है कि हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं कि हम लोग को अब यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो अब यहाँ पे बात आत्मनिर्भर भारत की नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है कि हम लोग एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी खुद की कुछ डेवलपमेंट स्कीम है, जैसे कि जम ट्रीटी आप देखते हो, जन धन योजना, और ये जन आधार यहाँ पे आपका ट्रिनिटी है। साथ ही आयुष्मान भारत है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कहा गया है। अदर इनिशिएटिव भी है, गति शक्ति, अभी आप लोग देखो। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग को खुद के ही पास खुद के ही देश में इतनी सारी स्कीम्स है, जिससे हम लोग को ज़रूरी है कि इनसे हम लोग सीख सके और इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा हम लोग विस्तार कर सके। ओके, अब यहाँ पे समझिए कि 5 मोडालिटीज़ क्या है इंडिया की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क में। सबसे पहला है कि यहाँ पे ग्रांट देना है, ठीक है, लोन नहीं देना, ग्रांट देना। लोन देने का मतलब होता है कि उस देश का पैसा फिर वापस उसी लोन देने का, कि जिस देश से आप ले रहे हो उस देश को वापस देना होता है। तो वो एक काइंड ऑफ हेल्प नहीं होता है। हेल्प क्या होता है? हेल्प आप लोग देखो ये होता है, ठीक है, ग्रांट देना। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कंसेशनल फाइनेंस है, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्नोलॉजी शेयर करनी ही है, साथ ही ट्रेड करना है जहाँ पे भी ड्यूटी फ्री हो और कोटा फ्री एक्सेस हो। ओके, सो ये 5 एरिया है, इसको याद रखना है। अब इंडिया के द्वारा जो एफर्ट्स लाया गया है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, ये भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ये प्रोग्राम याद होनी चाहिए, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इंडिया की जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव था ना, वो सबसे पहले 1964 में ही बनाया गया। उसके बाद आप लोग देखो कि यहाँ पे धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। फिर इंडिया का एड मिशन भी आया, जो कि 1952 में नेपाल में ये निकल कर आया था। तो ये आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हम लोग इस तरीके का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोग्राम चलाते हैं। न्यू इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है, जिसे नेस्ट यहाँ पे कहा गया डिवीजन, ये भी आपको सेट किया गया, जिससे कि हम लोग यहाँ पे फैसिलिटेट कर सके फॉरेन कंट्रीज़ को
कि वो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। और इथोपिया की बात करें तो इंडिया के द्वारा बेटर क्वालिटी यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया गया है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की जाती है, वो भी यूरोपियन मार्केट को। साथ ही इंडिया के अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट एंडेवर जो है बहुत सारे पार्टनर्स को देते हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, एशिया में भी हम लोग काफ़ी हद तक सहायता करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों की याद रखना है। ऐसे तो आपको पता है कि हमारे देश ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में जो हम लोग मदद करते हैं, किसी देश में आप लोग देखो कि नेचुरल डिजास्टर हो गए तो हमारी एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले वहाँ पे पहुँचती है। साथ ही आप लोग अभी कोविड में तो देख ही चुके हो कि हम लोग यहाँ पे पीपीई किट से लेकर बड़ी बड़ी जो वैक्सीन्स है, बड़ी बड़ी वैक्सीन नहीं, ये जो आपका हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन थी, उसके अलावा आप देखो कि जब अभी कोविड की जो वैक्सीन्स है सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है, बायोटेक कंपनीज़ के द्वारा जो यहाँ पे बनाई गई है, तो यहाँ पे हम लोग कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, हम लोग इसको भी दूसरे कंट्रीज़ तक पहुँचा पा रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियाज़ की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्योंकि आप देख रहे हो कि हम लोग इसके ऊपर कई आज़ादी से पहले भी काम कर रहे थे और अभी आज़ादी के बाद तो और भी ज़्यादा तेज़ हो गए, और पोस्ट पैंडमिक के बाद जो है इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। जहाँ पे भी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप लोग इसको इंक्लूड कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। अब आते हैं वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जो कि है इंडिया सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को हम लोग समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये है सबसे पहले सेंट्रल एशिया। मैप का दौरा कर लीजिए, यानी कि मैप घूम लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद समझने में आसानी होगी। अगर सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कुछ कंट्री है जिसके पीछे तान 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 लगे रहते हैं, जैसे कि कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी से लगने वाले कंट्रीज़ के नाम आपको बतानी है। ये ऊपर रशिया है, चाइना है, नीचे ईरान है, और उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान है, और उसके नीचे हमारा देश इंडिया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। फॉरेन मिनिस्टर जो थे हमारे वो कजाकिस्तान में, वो भी बायलैटरल विजिट में, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया $200 मिलियन का क्रेडिट लाइन। बाद में हम लोग एक मीटिंग भी अटेंड किए जो कि कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान आप लोग देख रहे हो यहाँ पे है, इसकी कैपिटल क्या है, अस्ताना। साथ ही इंडिया और सेंट्रल एशिया रिलेशन देखें कि हमारा पास से लेकर आज तक कैसा है। तो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इंडिया के एक्सटेंडेड नेबर है। क्योंकि हमारे एक्सटेंडेड नेबर कहने का क्या मतलब है, हमारे जो नेबर्स है वो कौन कौन है, तो हमारे नेबर्स में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इतने ही देश है। लेकिन थोड़ा और दूर जाओगे तो ये एक्सटेंडेड नेबर हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने आस पड़ोस में देख सकते हो कि थोड़े से दूर में वो एक्सटेंडेड नेबर हो जाते हैं। तो हमारा जो है ना बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल कल्चर और सिविलाइजेशनल लिंक है हमारे सेंट्रल एशिया के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल एशिया के साथ हम लोग मल्टीपल लेवल पे डील भी करते हैं। सबसे पहले बायलैटरल लेवल है, यानी कि हर एक देश के साथ हमारा है। इंडिया कजाकिस्तान रिलेशन है, इंडिया किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इंडिया उज्बेकिस्तान है। तो बायलैटरल लेवल पे भी हमारा यहाँ पे रिलेशन है, और मल्टीलैटरल लेवल पे भी, जैसे कि आप कुछ प्लेटफॉर्म देख सकते हो, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी आपको 8 कंट्रीज़ है आज के डेट में इसके परमानेंट मेंबर। तो उसमें से ये सारे देश हैं जिनके साथ हम लोग भी यहाँ पे परमानेंट मेंबर में। मल्टी लेयर्ड इंगेजमेंट भी है, जैसे कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे ये आपका मीटिंग होती है। इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे कैसे ये जो है हमारी जो रिलेशन है वो सेंट्रल एशिया कंट्री से बढ़ने लगी। तो सबसे पहले आप देखो कि एंशिएंट और मिडेवल पीरियड में जब से व्यापार का जो सामानों का व्यापार स्टार्ट हुआ है, आइडिया की एक्सचेंज होने लगी है, थॉट्स जो है वो एक्सचेंज होने लगा सेंट्रल एशिया में। तो ये आपका सिल्क रोड के ही थ्रू देखने को मिला। अलेक्जेंडर ऑफ जो मैकेडोनिया थे, कुशान थे, बाबर थे, मुगल्स थे, सुफीन्स थे, ये सारे कुछ एविडेंस है जो कि ये बताते हैं कि उनका और हमारा लिंक जो है वो इस सेंट्रल एशिया में ही था। सेकंड, यहाँ पे आप देखो मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इंपीरियल रशिया और जो ब्रिटिश है, इंडिया जॉस्टल फॉर द इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग ग्रेट गेम इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में एक ग्रेट गेम था जिसके थ्रू हम लोग जो है रशिया से, ब्रिटिश इंडिया उस समय था, तो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो रशिया के साथ हमारे यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी हुई। फिर तो उसके बाद आप देखो कोल्ड वॉर के टाइम में, तो कोल्ड वॉर के टाइम में जो है यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल एशियन कंसल्टेंट हेड जो कि हम लोग उस समय ताजिकिस्तान में ताशकेंत में यहाँ पे आपका सेटल हुआ था। फिर उसके बाद अगर देखें तो इंडिया की टाइज जो है वो रीजन के साथ धीरे धीरे बहुत स्लोली यहाँ पे हमारा डेवलप हुआ, जब यहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन जो है वो इंडिपेंडेंस लेने लगा। और हम लोग काफ़ी एडवांटेजेस भी ले रहे थे यहाँ पे, मतलब कि एडवांटेजेस इन द सेंस कि गुड फेथ में
साथ ही इंडिया के द्वारा कुछ असिस्टेंस भी, जैसे एंटी तालिबान नदन अलायंस हो वो भी अफ़गानिस्तान में, और ताजिकिस्तान तक रूट हो। ताजिकिस्तान जो है ये आपका लोकेशन बन गया इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज़ मिलिट्री बेस। तो ये भी याद रखना है कि ताजिकिस्तान में हमारा जो पहला ओवरसीज़ मिलिट्री बेस है वो यहाँ पे है, तो इससे हमारी ये रिलेशन अच्छी हुई। उसके बाद आप देखो 2000 में क्या हुआ कि इंडिया और ताजिकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, फाइन। फिर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन भी देखने को मिलेगा कजाकिस्तान के साथ। फिर यहाँ पे तापी पाइपलाइन है जो कि 2010 में ही अनाउंस किया गया था। तापी स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो यहाँ पे देखते रहे हो कि ये यहाँ से भी हमारा पाइपलाइन है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 2010 के बाद क्या हुआ कि 2012 में इंडिया के द्वारा एक अनवील किया गया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। 2017 में क्या हुआ कि इंडिया के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, उसको हम लोग फुल मेंबर जैसे ज्वाइन किए। 2019 में क्या हुआ कि इंडिया और सेंट्रल एशिया जो डायलॉग फोरम है वो निकल कर आया। 2020 में आप लोग देख सकते हो कि इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल यहाँ पे ये बना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, इसको रटने ही मत बैठ जाना। अभी आप ये समझो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रिलेशन बेटर है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन क्यों बेटर है ये समझिए। क्या फ़ायदा है हमें सेंट्रल एशिया से? तो नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज से एक आप कह सकते हो कि काफ़ी धनी देश है ये, मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयले, ऑयल, गैस, यूरेनियम, गोल्ड, लीड, जिंक, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो है इसमें हाइडल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी का ये काम करता है। जियो स्ट्रैटेजिक की बात करें तो पुराने टाइम से ही आप देख सकते हो, जब से ग्रेट गेम था, और मॉडर्न वर्जन भी आप देख सकते हो जो कि आज के डेट में हम लोग ग्रेट गेम्स एक खेलते भी है गेम। तो रशिया, चाइना, US, टर्की, ईरान, यूरोप, US, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये सब यहाँ पे आप देखो कि इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो पीस और स्टेबिलिटी है इस रीजन में। आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ के जो देश है ना, ये यहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहे हैं, या फिर इनमें अपनी आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर आप देख सकते हो कि इसमें जो है आपकी कोई मिलिट्री रूल होती है, या फिर यहाँ पे आप लोग देखो कि कोई डिस्प्यूट का कारण बहुत हद तक नहीं होता है। बहुत शांत देश है ये सब, अपने अपने में ही खुश रहते हैं ये लोग, ठीक है। तो पीस एंड स्टेबिलिटी है इस रीजन में। और इल्लीगल जो ड्रग ट्रेड है वो यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट से आपको देखने को मिलेगा, जो ओपीएम की पैदावार होती है। तो गोल्डन क्रिसेंट कहाँ है? गोल्डन क्रिसेंट आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 3 देश है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस देश से जो है ना थोड़ी ड्रग ट्रेड जो है वो सेंट्रल एशिया में भी होती है, क्योंकि ये सेंटर में आपको गोल्डन क्रिसेंट देखने को मिलेगा। ऊपर में सेंट्रल एशिया है, नीचे में हमारा देश है। तो हम लोग दोनों जूझते हैं। हमारे देश में भी आप देखो कि गलत तरीके से जो है ये ड्रग्स वगैरह हमारे देश में भी आते हैं। तो हम लोग दोनों देश परेशान हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों रीजन परेशान हैं। तो इससे कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी में थ्रेट होती है। तो रीजनल एक्सट्रीमिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, टेररिज्म है, ये कुछ अदर चैलेंजेस है जो कि इस रीजन में देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर, सेंट्रल एशिया में आप देखो ह्यूज कल्टिवेबल लेवल है या एरियाज़ है, यानी कि जो उपजाऊ ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो बैरन यहाँ पे नहीं है। बाकी आप देखो कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो सेंट्रल एशिया ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है, यानी कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज से लेकर बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप देखो कि अच्छा खासा यहाँ पे काम होता है। इंडिया की जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है ये हम लोग यहाँ पे जॉइंट वेंचर लेकर आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक है भी हमारी बैंकिंग के फील्ड में, इंश्योरेंस के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, IT के फील्ड में, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। साथ ही आप देखो कि कुछ स्पाइसेस का भी हम लोग इंपोर्ट कराते हैं सेंट्रल एशिया से, जो कि यहाँ पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। साथ ही ये सारी चीज़ फ़ायदे देख लिए कि क्यों हम लोग अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो कि हमारी रिलेशन इतनी बेटर नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस सबसे बड़ी है कि पुअर कनेक्टिविटी। अब हम लोग कनेक्ट ही नहीं हैं तो फिर कैसे हमारा एक ये देखिए कि अगर आपके फ्रेंड है और आपका फ्रेंड और आपके घर के बीच में अगर अच्छी सड़कें हैं, अच्छी रोड है, अच्छी हाईवे है, तो आपको उससे मिलने जाने में ना ज़्यादा सोचना नहीं होता होगा। लेकिन वही है कि अच्छी सड़कें नहीं होती होगी, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि रॉबर्स है, डकैत रहते हैं, या फिर जो है वहाँ पे आपकी जाओगे तो कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर से कुछ हो जाएगा, तो फिर आप लोग जाने में थोड़ा हिचकोगे। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे सेंट्रल एशिया के साथ है कि कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस की कमी है हमारा सेंट्रल एशिया में। क्यों कमी है ये भी आप लोग देख लो, क्योंकि हमारे अगल बगल इतने महान देश है। ये एक पाकिस्तान है यहाँ बैठा हुआ है, ये हमें जो है काफ़ी इंटरप्ट करता है। तो हम लोग अफ़गानिस्तान भी नहीं जा पाते, तो अफ़गानिस्तान जाने के लिए हम लोग जो है चाबार पोर्ट बनाए हैं,
ठीक है, वो भी आप देखते हो चाबार पोर्ट बनाया है, उसके थ्रू हम लोग ईरान से जाएंगे, ईरान से फिर हम लोग बाईपास होकर सेंट्रल एशिया जाएंगे। एक साइड तो पाकिस्तान सर पे बैठा है लेफ्ट साइड, राइट साइड आप देखो तो चाइना सर पे बैठा है, ये अलग ही इसकी बदमाशी चलती है, तो यहाँ से भी हम लोग नहीं पहुँच पाते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एशिया पहुँचने के लिए चाबार रूट बना लिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट जो हमारा कॉन्टैक्ट होना चाहिए ना वो नहीं है। फर्दर आप देखो प्लांट जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी सीरियस जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, कभी पैसे की कमी हो जाती है, कभी पॉलिटिकल विल की कमी हो जाती है, कभी सिक्योरिटी चैलेंज निकल कर आते हैं। अनरियलाइज ट्रेड पोटेंशियल है इंडिया की, जो ट्रेड है ना इस रीजन में वो आप देखो मात्र हमारी $2 बिलियन का है। इट मीन्स कि लिमिटेड कनेक्टिविटी है, लो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है इस रीजन के साथ, तो इसलिए हमारा ट्रेड अच्छा नहीं है। आप लोग ट्रेड देखो चाइना के साथ हमारा $100 बिलियन तक का है और वहीं सेंट्रल एशिया में मात्र $2 बिलियन तक का है, तो समझ सकते हैं कि हमारी तो कुछ ट्रेड है ही नहीं। एनर्जी जियोपॉलिटिक्स है, इट मीन्स कि बहुत सारे रिपोर्ट है जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना ये काफ़ी अपनी जो रियलाइंट है वो ऑयल पे बढ़ा रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में। ओके, तो ये मेजर पावर यहाँ पे है, ऑयल इज़ अ बिग पावर, ठीक है। तो हम लोग भी आप लोग देख रहे हो कि एनर्जी सिक्योरिटी पे खोज रहे हैं, क्योंकि हम लोग वेस्ट एशिया पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, तो यहाँ पे भंडार बहुत अच्छे हैं सेंट्रल एशिया में, तो क्यों ना हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो। वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिनेरियो भी है, यानी कि आप लोग देखो कि कभी ना कभी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, इनस्टेबिलिटी है। ये दो देश है जो कि ये पूरे रीजन को ख़राब करके रखा है, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसी के साथ आप देखो कि ईरान और यूएस का भी जो झगड़ा चला था, यूएस के द्वारा जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनके द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई थी और इसके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर रोक लगा दिया गया था, तो उस समय भी काफ़ी क्षति हुई थी। इंटरनल डायनेमिक्स भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा कि इस रीजन में बहुत सारे इथनिक, ट्राइबल, लिंग्विस्टिक, जोग्राफिकल और इवन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी यहाँ पे मैटर करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है गवर्नेंस को लेकर, मूवमेंट जो है वो बॉर्डर के अक्रॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये सारी कुछ चैलेंजेस है जो कि बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं है, ये आप लोग भी देख लिए, लेकिन है तो एग्जिस्ट तो कर रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करें। वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि हम लोग सेंट्रल एशिया को अपना दोस्त कैसे अच्छे से बना सकते हैं। सबसे पहला है कि हम लोग को अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी होगी, किसी के साथ अगर आप लोग को अपनी रिलेशन बढ़ानी है तो आपको उससे बातचीत करना होगा, आना जाना करना होगा, तभी एक अच्छी रिलेशन बन सकती है। तो इसके लिए क्या है ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रखना होगा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि दो देश जब आपस में व्यापार करते तो उसमें कुछ ना कुछ आप देखो कि तारीफ कम होते हैं या फिर नहीं होते, तो ये करना होगा। फिर यूरेशियन यूरोप इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना होगा। साथ ही जो इंटरेक्शन है थर्ड कंट्रीज़ के साथ, इसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इंडिया, यूएस और रशिया जो है वो इस एरिया में कॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है कि कॉर्पोरेट करना चाहिए, जो कि इलीगल तरीके का जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो हो रही है ये सब रोक सके। डिफेंस कॉर्पोरेशन है, हमारी एनुअल एक्सरसाइज है, जैसे कि काजिद है जो कि कजाकिस्तान के साथ करते हैं। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस सेक्टर्स में, और साथ ही आप देखो कि हम लोग एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी यहाँ पे सेटअप किए हैं डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। इंडिया और सेंट्रल एशिया एक डिफेंस एक्सपो है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग है कि हम लोग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। साथ ही हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है, जिसके में क्या है कि इंडिया के द्वारा ग्रांट यहाँ पे असिस्टेंस दिया जा रहा है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए इस रीजन में हम लोग यहाँ पे ग्रांट भी दे रहे हैं। साथ ही देखो कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी अप्रोच भी है, यानी कि चाइना का जो इमेज है, चाइना क्या करता है, डेट ट्रैप में फंसाता है, लेकिन हम लोग अगर किसी को सहायता करते हैं तो हम लोग गुड फेथ में करते हैं, अच्छे अप्रोच के साथ करते हैं, हम लोग किसी को डेट ट्रैप में नहीं फंसाते, कर्ज में नहीं फंसाते। तो हमारा जो अप्रोच होता है वो सॉफ्ट ही होता है, तो इसलिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जैसे एक्चुअलाइजेशन है BRI का, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना के द्वारा लाया जा रहा है, तो हमें भी यहाँ पे सेंट्रल एशिया पॉलिसी को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन की जो न्यू सेंट्रल एशिया स्ट्रैटेजी है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही आप देखो कि हमारे द्वारा अगर कनेक्टिविटी पुअर है तो क्या हम लोग कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, तो यस एफर्ट्स लगाए हैं। आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट है जो कि 2000 में लाया गया था। इसके द्वारा कनेक्टिविटी ऑफर की गई थी इंडिया और सेंट्रल एशिया रीजन में, और वो भी ईरान के थ्रू, ठीक है। साथ ही आप देखो कि चाबार पोर्ट तो हम लोग बनाई, इसके बारे में मैं बता दी। इसके अलावा आप देखो कि हम लोग गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट किए इंडिया और सेंट्रल एशिया में, कहाँ से, तो ईरान से। इंडिया के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे कस्टम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको भी एसिड किया गया है, वो भी TIR कार्डनेट्स इन 2017 के तहत, और अशकाबेद एग्रीमेंट को ज्वाइन किए हैं, जिसमें कि ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो ये कुछ एफर्ट्स है हमारे द्वारा लगाया गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें हो गई सेंट्रल एशिया के साथ, बहुत घूम लिए हम लोग सेंट्रल एशिया, तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर होगी। क्लियर देखिए, तो कुछ बातें हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जो कि आपको ध्यान रखना है।
सेंट्रल एशिया जिसके बारे में बातें बहुत की जाती है, तो आपको बेसिक बातें तो याद होना चाहिए। इस रीजन का मैप याद होना चाहिए, ये रीजन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे हमारी दोस्ती बढ़ी और क्या क्या अभी दोस्ती को और मजबूत बनाने में प्रॉब्लम है, तो चैलेंजेस याद रखनी है और कैसे कर सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन भी याद रखनी है। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स, देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है अभी फिर से री इलेक्ट हुए थे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में, और कौन से टर्म के लिए, तो 2022 से 24 तक। इंडिया का करंट टर्म जो है वो एंड हुआ था 2021 में, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इस काउंसिल में आप देखो 47 मेंबर स्टेट है जो कि डायरेक्टली और ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और इंडिविजुअली भी होते हैं, वो भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू। और यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर है वो जनरल असेंबली के ही होते हैं। यूनाइटेड नेशन जीए जो है ना, जनरल असेंबली, उसी के मेंबर होते हैं। और जो मेंबर ऑफ काउंसिल है वो यहाँ पे 3 साल की पीरियड के लिए सर्व करते हैं और वो एलिजिबल नहीं होते, यानी कि इमीडिएट वो फिर री इलेक्ट होकर जो है नहीं आते 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद। तो 2 बार वो इलेक्ट होकर आ सकते फिर नहीं आते, ठीक है, काउंसिल के मेंबर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। तो ये याद रखिएगा। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, इसको समझिए कि कहाँ से कहाँ तक है। अब ये आप लोग देखो कि रशिया टू जर्मनी ये आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, रशिया टू जर्मनी। यहाँ पे आपका नॉट बनाया जा रहा है, ये बाल्टिक सी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे आती है। अब ये जो नॉर्थ 2 है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये न्यू एक्सपोर्ट गैस पाइपलाइन है जो कि आपका रशिया से यूरोप तक बाल्टिक सी को होते हुए ये रन करेगा। तो सी भी याद रखना है, देश भी याद रखना है, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा है ना कि इकॉनमिक और जो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आप देखो कि ये 1224 किलोमीटर का है, 11 बिलियन ये डॉलर अंडर वाटर लिंक है, जो कि सबसे छोटा है लेकिन बहुत ही बेटर है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रूट है, जिससे कि इंडिया का जो गैस एक्सपोर्ट है ना वो जर्मनी में डबल हो पाएगा। तो अंदर ही अंदर है, ये बेटर यहाँ पे बनाया गया है। एनर्जी सिक्योरिटी भी यहाँ पे यूरोप को हो पाएगा, यानी कि हाईली यहाँ पे गैस वगैरह मिल पाएंगे। और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है इस रीजन में। ये पाइपलाइन से क्या हो पाएगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट जो एनर्जी ट्रेड है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में वो बेटर हो पाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत इशू भी बताई जा रही है कि यहाँ पे बहुत सारी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ है ईस्टर्न यूरोप में, जैसे कि पोलैंड है, स्लोवेनिया है, यूक्रेन है, वो यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीम 2 को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ट्रांजिट फ़ी जो है एक जगह से दूसरे जाने में जो गैस वगैरह की फ़ी है वो कम हो जाएगी, और पार्शली भी, और साथ ही साथ उनको जो है यहाँ पे उनकी इकोनॉमिक और जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो भी जियोपार्डाइज हो जाएंगे, यानी कि 2 तरीके से कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये नहीं कर रहे। यूएस सैंक्शन भी है इनके अलाइड कंट्रीज़ में, यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम में आप देखो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे ना, कंपनीज़ वगैरह थी, तो वो जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे टेक्नोलॉजी सप्लाईज़ को, तो वो वायलेट हुआ था कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये भी आपका कहा जा रहा है कि यहाँ पे यूएस सैंक्शंस भी अलाइड कंट्रीज़ में लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत सारी ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उनको प्रॉब्लम होगी। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन हमारी कंप्लीट होती है। 4 आर्टिकल, 2 आर्टिकल और 2 यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स, इससे हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।